मजबूती है अपनी पहचान। स्थानीय भर्रा बस्ती स्थित कादरी मोहल्ले में बसपा की ओर से आयोजित एक समारोह में लगभग 400 लोगों को बसपा का सदस्य बनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा धनबाद के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर नवल शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बोकारो जिला अध्यक्ष समीर कुमार उपस्थित थे। अपने भाषण में डॉक्टर शर्मा ने बसपा के कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए पार्टी को गरीबों की पार्टी बताते हुए पार्टी में शामिल लोगों को भरोसा दिलाया कि हमारी पार्टी आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। बोकारो जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन 4 जून की तरफ से सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए आर्थिक रूप से गरीब राजू शर्मा, रामनगर कॉलोनी 4 निवासी पिता श्री गोपाल शर्मा को इलाज हेतु एसोसिएशन की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। राजू के लीवर में तकलीफ है तथा उसका इलाज भी सत्य साई अस्पताल बेंगलोर में चल रहा है। इच्छा यही है कि इसका ट्रीटमेंट हो जाए बढ़िया से और मुझे कुछ चाहिए नहीं, समझे। इसी के लिए खर्चा हो रहा है सब कुछ। टेंट वाला भी हमारे मदद किए हैं। आगे और से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सहारा हो तो उसका सहारा दे दिया जाए, समझे। मेरी वाइफ 4 बरस पहले गुजर चुकी है कैंसर पेशेंट के अंदर में। मेरी लड़की पागल है। मैं चाहूँ तो उसे पहचान किसी की रकम से इसका ट्रीटमेंट हो ताकि मेरा सिराज बचे। तो हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम लोग टेंट व्यवसायियों के हित में तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह करेंगे। तो 2-3 दिन पहले राजू शर्मा और उसके पिता हमारे पास आए एप्लीकेशन लेके कि इनके बच्चे की तबीयत खराब है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है और बेंगलोर दिखाने जाना है। कुछ आर्थिक मदद की इन्होंने सहयोग की बात कही। हम लोगों ने मिलजुल के कुछ आर्थिक राशि इनको सहयोग दे रहे हैं और हम हमेशा ही ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। धन्यवाद। अंततः बोकारो पब्लिक स्कूल कांड को हाई प्रोफाइल तरीके से दबाने में कथित कैप्टन आरसी यादव सफल रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 5 और 6 अप्रैल को जिला महिला समिति ने बोकारो पब्लिक स्कूल के सामने धरना देकर कैप्टन यादव द्वारा अपनी बहू को दिए जा रहे यंत्रणा एवं घरेलू हिंसा का विरोध किया था। गौरतलब है कि विगत 22 दिसंबर 2012 से ही कैप्टन यादव ने अपनी बहू वैष्णवी को स्कूल कैंपस में बने अपने आलीशान घर के एक स्टोर रूम में बंद कर रखा है और उनकी दलील है कि वैष्णवी से उन्हें जान का खतरा है। और गौरतलब है कि महिलाओं के विरोध एवं धरना को लेकर शहर में कैप्टन यादव की इस करने का विरोध होने लगा था और शहर के कई संस्था और गृहिणी आंदोलन से जुड़ने लगी थी, किंतु कैप्टन यादव के शातिर दिमाग तथा अगाध धन के सामने सब फीका पड़ गया। कैप्टन यादव ने शाम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए जिला प्रशासन का जमकर उपयोग किया और प्रशासन भी उनके झांसे में आ गई। सिटी डीएसपी अनिल शंकर भी उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आप ले जाइए ना, कोई आपको मना नहीं किया, आप लेके जा सकते हैं। आप उनको लेके जा सकते हैं, अपने यहाँ रखिए, अपने यहाँ खिलाइए पिलाइए, कहीं कोई रोक नहीं है, इसमें बंदिश नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आपको बताया है, एक बैठक इनसे हमारी बात हुई है और बैठक इनके लड़की के भाई से भी हमारी बातचीत हुई है। इन्होंने सबके सम्मति से बातचीत हुई है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि एक बैठक करवा दिया जाए और उसमें सारे लोग रहे। महिला आयोग के राज्य की अध्यक्षा भी रहेंगी और प्रदेश अध्यक्ष की इनकी आभा सिन्हा भी रहेंगी, अध्यक्ष भी रहेंगी। तो सारे लोगों के समक्ष एक बैठक होगी, उसमें एसडीओ साहब भी रहेंगे, मैं भी रहेंगे, थाना प्रभारी भी रहेंगे और बैठक में जो निर्णय होगा उसको मान्य होगा। 6 अप्रैल की शाम धरना खत्म कराने गए डीएसपी अनिल शंकर ने कैमरे के सामने कहा था कि रामनवमी के कारण 20 अप्रैल को एसडीओ चास के कार्यालय में एक बैठक होगी, जहां प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा की उपस्थिति में मैं स्वयं, लड़की के माता पिता, सास ससुर, वैष्णवी तथा उनके पति सुबोध कुमार की उपस्थिति में मामले का सामाजिक हल निकाला जाएगा। लेकिन 20 अप्रैल बीत गया, बैठक नहीं हुई। जबकि बीटीवी न्यूज टीम झारखंड प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर हेमलता एस मोहन से मिली और मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जानकारी तक मुझे किसी ने नहीं दी है और न ही मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने इस पर भी आपत्ति जाहिर की कि बिना मेरी अनुमति के
कोई भी अधिकारी मेरा नाम कैसे किसी मामले में ले सकता है और मैं क्यों किसी अधिकारी के कार्यालय में जाऊंगी? लोग मेरे कार्यालय में आएंगे। बीटीवी न्यूज द्वारा जब मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो वह गलत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। और अभी तक आपसे किसी ने इस पर संपर्क नहीं साधा? बिल्कुल मेरे पास उसकी कोई जी मेरी सहमति के बिना मेरे लिए कोई नहीं बोल सकता है कि वो रहेंगी। मैं जब तक सहमति न दूं तब तक कोई नहीं कह सकता। आज के चैनल में मैं आपकी बात को और उनकी बात को साथ में चलाऊंगा। जी मुझे नहीं पता, ये मेरी जानकारी में नहीं है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आंदोलन कर मामले को जनता के बीच लाने वाली महिला नेत्री रीता सिंह के पास। क्या कहती हैं अब इस प्रकरण के बारे में? धरना पर हम लोग बैठे हुए थे तो आश्वासन हमको, जैसे डीएसपी साहब सुबह में आए और ये चीज बोले कि रीता जी आप धरना पर से उठ जाइए, और हम लोग इसका विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग में मैंने डीएसपी साहब और एसडीओ साहब के हम लोग महिला राज्य आयोग को मिला करके हमारी प्रदेश अध्यक्ष को मिला के हम लोग बैठक करवा देंगे एसडीओ साहब के, और इसका फैसला भी करवा देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं। तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई और डीएसपी से भी मैंने फिर दोबारा हमारी बात हुई। जब वो आए तो प्रदेश अध्यक्ष बोले कि हमें 11 तारीख को करवाएंगे, लेकिन उनकी बात शायद वो नहीं आ सकी और उन्होंने बात किया तो इन लोगों को बोले कि 20 तारीख को हम करेंगे। तो 20 को भी हम भी बोले कि ठीक है चलिए 20 तारीख को करेंगे। आज 20 तारीख है। आज हमने डीएसपी साहब को जब फोन किया सुबह में तो उन्होंने कहा कि मैं एसडीओ साहब से बात कर रहा हूँ, और एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने हमें जवाब दिया कि रीता जी जब तक महिला आयोग की अध्यक्षा हमारे यहाँ चिट्ठी नहीं भेजेंगी, एसडीओ साहब के यहाँ चिट्ठी नहीं भेजेंगी कि हाँ इस घटना पर बैठक किया जाए, तब तक हम लोग बैठक नहीं कर सकते हैं। किसी घरेलू हिंसा में प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अब इसको हम कहेंगे कि प्रशासन पर से भी भरोसा उठ चुका है। प्रशासन के आश्वासन पर जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि प्रशासन जिस तरह सैकड़ों आदमी के बीच में उस दिन आश्वासन देके गया, आज उनको बैठक कराना चाहिए। या तो घटना का इंतजार कर रहे हैं कि वैष्णवी कुछ कर ले तब उसको हम लोग करेंगे, तो हम इसके लिए नहीं बैठेंगे। हम लोग अब आज 20 तारीख का हमारा इंतजार हो रहा था, आज 20 तारीख खत्म हो गया। हम अपने कार्यकर्ता लोग के साथ, जो हमारे कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक कर ले रहे हैं, फिर हम कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आंदोलन हमारा फिर दोबारा चला। किस रूप में आप आंदोलन करेंगे? अब किस रूप में आंदोलन करने का मतलब है कि अब हम लोग जो बैठेंगे या तो हम मैंने प्रशासन को घेरेंगे, उनको लेकर के हम लोग या तो उनका घेराव करके बैठेंगे कि या तो वो हमको झूठा आश्वासन देके वहां से उठाए हैं तो उसका खामियाजा तो उनको भी भरना चाहिए। इतना भ्रष्ट प्रशासन मेरे नजर में आज जो मैंने हुआ पूरे देश में जो चल रहा है प्रशासन का, ऐसी स्थिति, ऐसी बुरी स्थिति हमने कभी नहीं सोचा था। अब हम लोग किसी का आश्वासन सुनने के लिए नहीं रहेंगे। आपके इस पूरे मामले को हाईटेक तरीके से दबा दिया गया। अभी बीटीवी न्यूज की टीम महिला आयोग की अध्यक्षा हेमलता एस मोहन से मिलकर के आ रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेरे नाम का प्रयोग नहीं कर सकता है बिना मेरे अनुमति के, और मुझे इस घटना की कोई जानकारी आज 20 तारीख तक नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास कोई फोन, कोई टेलीफोन या किसी तरह की सूचना, ठीक है ना, महिला आयोग को नहीं दी गई है। ठीक है ना, और आज 20 तारीख है, आपको भी जो एक डेट दिया गया था कि 20 तारीख तक आपका फैसला हो जाएगा। अब आप जो है इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा नहीं है कि आप भी, क्या प्रश्न उठता है कि आप भी प्रभावित हो गई हैं क्या इस मामले में? नहीं, ये इस मामले से प्रभावित नहीं है और आज की बात नहीं है। मैं वैष्णवी के लिए लड़ रही हूँ और लड़ूंगी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसके लिए मुझे आंदोलन करना है। और अभी आंदोलन करने से हो या अगर महिला राज्य आयोग ने ये कहा है कि मुझे कोई सूचना नहीं मिला, तो मैं हो सकता है कल मैं खुद जा करके, मैं 2 बार गई हूँ उनके यहाँ लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मैं कोशिश करूंगी कि उनसे मेरी मुलाकात हो और मैं खुद उनसे कहूँ। अब मैं प्रशासन को नहीं रोकूंगी, प्रशासन को हमसे टाइम मांगना और हम उनको टाइम दिए, ये ना कहा मैंने उनको मौका नहीं देना चाहते थे। तो अब उनका समय खत्म हो गया। अब हम लोग का जो निर्णय होगा वो हम लोग का
हित में। क्या आप इसमें अपने बड़े लीडर्स को भी इन्वॉल्व करेंगी? नहीं, बड़े लीडर्स को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगी। कुल मिलाकर अब यही लगता है कि माया के सामने सब कुछ बेमानी है। वैसे रीता सिंह का यह दावा है कि चाहे जो हो, महिलाओं को संगठित करके इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगी और वैष्णवी को न्याय दिलाने का काम करेंगी। बोकारो संयंत्र के सीआरएम नंबर 3 में कार्यरत ठेका मजदूर के पद पर कार्यरत संतोष झा की मृत्यु बोकारो जनरल अस्पताल में हो गई। मृतक लुथरा इंजीनियरिंग वर्क्स नामक कंपनी का कर्मचारी था। विगत 10 अप्रैल को फैब्रिकेशन का काम करते वक्त लोहा के एक प्लेट से गंभीर चोट लगी थी। बताया जाता है कि कंपनी के लोगों ने मामले को हल्का फुल्का समझकर कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले गए, जहां उन्होंने आनन फानन में अल्ट्रासाउंड कर उन्हें मात्र दर्द की दवा देकर घर भेज दिया। बाद में उसी रात्रि संतोष झा के पेट में जोर का दर्द हुआ तो 10 अप्रैल की रात्रि ही उसे परिजनों द्वारा बीजीएच ले जाया गया, जहां 20 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक को इतना गहरा चोट लगा था कि डॉक्टरों ने उसका 2 बार ऑपरेशन तक कर डाला। बीजीएच के डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी वे उसे बचा नहीं पाए। अब सवाल यह उठता है कि मृतक को जब इतनी गहरी चोट लगी थी तो उसे बीजीएच न ले जाकर के एक शिशु रोग विशेषज्ञ के पास क्यों ले जाया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लुथरा कंपनी के सुपरवाइजर के लापरवाही के कारण ही मेरे पुत्र की जान गई। आरोप है कि कंपनी ने मृतक का पीएफ तथा ईएसआई तक में नाम दर्ज नहीं कराया गया था, इसीलिए परिजनों को मिलने वाला संबंधित लाभ भी नहीं मिल पाएगा। उधर 20 अप्रैल को जैसे ही संतोष झा के मरने की सूचना मिली तो उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर बीजीएच का मुख्य गेट जाम कर दिया। बाद में बीएसएफ सिक्योरिटी तथा सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर दिया गया था। अभी तो हम जानकारी ले रहे हैं और ऊपर में हम दे रहे हैं खबर। तो क्या मैंने ऐसा लगता है कि इनकी मांग को कुछ अभी देखा हम जाएगा? इसका ऑथेंटिसिटी देखेंगे ना पहले। अगर मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं से पूरा देखेंगे, जांच होगी इसकी पूरा। अगर ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होता है, जांच में ऑथेंटिक निकलता है तो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको डिसाइड करेंगे। अरे संतोष झा करके एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, एक्सपायर कर गया है सीसीयू में, तो वो डायरेक्ट घर से आया था अपना यहाँ पर एडमिट हुआ। ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा है कि इनको जब चोट लगी थी ना तो वहाँ से इनको किसी फिजिशियन के पास में वहाँ से ले गया था। यहाँ पे वो घर से आया है। डॉक्टर की रिपोर्ट है सर, डॉक्टर की रिपोर्ट है, वहाँ से उसको क्लीन चिट दिया गया था। नहीं, वो आया है घर से आया ऑन पेमेंट भर्ती हुआ है। 10 तारीख की सुबह हम लोग काम करने आए प्लांट में, तो वहाँ पे 11 बजने से कुछ मिनट पहले हम लोग वो फिटर थे जो डेट किए संतोष झा, तो एक टेप लेके नापने लगे दूसरा प्लेट। एक प्लेट था उसको नाप रहे थे तो उनका पैर प्लेट से फिसला और प्लेट में लग गया, पेट में लग गया। तो हम भाई सुरेजा को फ़ोन किए, हमसे जो ठेकेदार है ठेकेदार को फ़ोन, तो हम उनको फ़ोन किए, उनको बोले कि भाई चोट लग गया है आप आओ। तो आए और उनको ले गए कोऑपरेटिव इलाज करवाया। तो वहाँ पे बताया कि एक्सरे करवाया और हम तो अपना काम में फिर लग गए। हमको जो रिपोर्ट हुआ सामने कि अभी ठीक है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, हल्का फुल्का चोट लगा है, ठीक हो जाएगा। फिर रात में सीरियस हो गए, सुबह आके बीजीएच। उसकी बाल बच्चे के लिए नौकरी चाहिए और मुआवजा चाहिए। नौकरी की मांग आप लोग किससे कर रहे हैं? बोकारो प्रबंधन से। बोकारो प्रबंधन से? बोकारो प्रबंधन, बीएसएल प्रबंधन से। काम उसी का किया है, बोकारो स्टील प्लांट का ही काम करने में उसी का कंपनी खड़ा करने के अंदर में जान गया है, प्लांट बनाने में ही जान गया है। तो प्लांट बोकारो स्टील प्लांट नौकरी दे और मुआवजा दे। तो वो भाई का दुर्घटना सुन के मैंने हम कि देखते हैं कि मेरा भाई पर क्या गुजरा है। अभी आप देखा, अभी आप क्या इसके पीछे करने वाले, क्या करने वाले? पीछे तो हम यही कहेंगे कि इनको अभी मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद में उनको नौकरी दिया जाएगा। बीएसएल प्रबंधन से आप मांग कर रहे हैं? ठेकेदार देगा, बीएसएल देता है, हम दिवाए हैं। चला गया बाहर फेंक कर चला गया। तो क्या करें? कौन फेंका? सरोज नाम का लड़का। सनोज नाम है। सरोज। एनजीओ संस्था आनंदम की ओर से
चास के कैलाश नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आनंदम संस्था के संचालक निरंजन मिश्रा ने बताया कि 28 अप्रैल के दिन मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आकर मुफ्त चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएं। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से चास नगर पालिका की अध्यक्षा गंगा देवी भालोटिया एवं उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद खान उपस्थित थे। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब चास के सबको आए, कैलाश नगर में स्वास्थ्य शिविर खुल रहा है, अपना आकर लाभ उठाएं। 28/4 को सभी डॉक्टर, जाने माने अच्छे डॉक्टर सब आ रहे हैं, अपना लाभ उठाएं। भुंजा पट्टी में हो रहा है। आने वाला संडे जो है 28/4/2013 को कैलाश नगर भुंजा पट्टी में एक मेडिकल शिविर लगने जा रही है और वहाँ लगाने का मेन उद्देश्य है कि वहाँ पे ज़्यादातर गरीब टाइप के लोग जो हैं, फेरी वाला जो है उस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं। हमारे चासवासियों से अगल बगल के जो भी इस तरह के लोग हैं जो इलाज कराने में समर्थ नहीं है, वो वहाँ पे आए, इलाज भी कराएं। साथ साथ जो है हमारा वहाँ पे मेडिकल चेकअप के साथ साथ जो है मेडिसिन भी दी जाएगी। तो चासवासियों से मेरी अपील है कि जो इस तरह के लोग हैं वहाँ जरूर आए। 28/4/2013 को कैलाश नगर के भूजा मोहल्ला में एक मेडिकल शिविर लगाने का आयोजन किए हैं। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि 28 तारीख को चास नगर पालिका क्षेत्र की जितनी जनता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, बिहार झारखंड के अच्छे डॉक्टर, बीजेएस के भी कुछ डॉक्टर हैं जिसमें स्किन, डेंटल और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आकर के इलाज कराएं और लाभ उठाएं। बोकारो के सेक्टर 2 स्थित हनुमान मंदिर के पास देखा गया कि श्री सत्य साईं को मानने वाले लोगों के द्वारा दरिद्र नारायण भोज कराया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों से बात करने पर पता चला कि वे लोग सत्य साईं को मानते हैं तथा वे लोग हर माह के तीसरे रविवार को हनुमान मंदिर सेक्टर 2 के पास गरीबों को भोजन करवाते हैं। वे लोग ऐसा 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से करा रहे हैं। सत्य साईं बाबा की तरफ से, सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद से हम लोग सब संपन्न हैं और ये लोग गरीब आदमी को हम लोग महीना में एक दिन तीसरे रविवार को सबको बुला करके खाना वाना खिलाते हैं। साल में एक बार कंबल या प्लेट इत्यादि। 25 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ नारायण सभा हो रहा है। हर महीना के 3rd संडे में हम लोग यहाँ नारायण को बुलाते हैं और हमारे समिति के जो लोग हैं सब नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आकर के अपने अपने घर से खाना बना के लाते हैं और यहाँ मिलके खाना खिलाते हैं। हम लोग भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अनुयायी हैं, जो पुट्टापट्टी में समाधि तीसरे साल समाधि ले लिए हैं। लेकिन वहाँ का कार्यक्रम है कि हेल्प नेवर हर्ट नेवर, इसी को अपना करके हम लोग सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा नहीं करो, इसी का आधार बना के हम लोग हमेशा सेवा कार्य में लगे रहते हैं। आज चलते रहता है, हर थर्सडे को भजन होता है, सब कुछ होता है। यहाँ से पुट्टापट्टी लोग हमेशा 1 महीना का सेवा होता है। पुट्टापट्टी हम लोग जाते हैं अक्टूबर में, 1 से 15 तक अक्टूबर तक सेवा रहता है बिहार झारखंड का। यही सारी सेवाएं हैं। वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल फ्री में है। पूरे विश्व में केवल पुट्टापट्टी ऐसा जगह है कि जहाँ की सेवा मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में है। वहाँ हार्ट, किडनी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी सब सेवा फ्री में है। और व्हाइट फील्ड में हॉस्पिटल है, वहाँ न्यूरोलॉजी है और हार्ट का है, वहाँ सेवा फ्री में होता है। वहाँ साईं बाबा ने 700 से ज्यादा गांव को पानी दिया है विलेज में। मद्रास पानी से त्रस्त था तो मद्रास को साईं गंगा बहा करके पानी दिया है। तो उसी की तरह है कि सेवा कार्य करते रहना है, सबसे प्रेम करना है, घृणा किसी से नहीं करना है। यहाँ आप देखे होंगे कि हम लोग इतने के बीच में आपस में मिल कर, जैसे हमारे सब परिवार के लोग हैं, यहाँ जितने सारे लोग हैं ये लोग, इसमें हम साईं राम अर्थित नारायण सेवा बोलते हैं, नारायण के रूप में खिला रहे हैं, भगवान के रूप में खिला रहे हैं। और ये भगवान है, हम लोग भगवान घर में आरती भजन नारियल फोड़ करके भगवान को खाना खिलाना आते हैं, वही प्रेम से खिलाते होंगे। ये तो आप देखे होंगे और बहुत खुशी हुई कि आप आए। इससे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। सेक्टर 12A निवासी राजवंश प्रधान रात्रि के करीब 7 बजे सिटी सेंटर से मेहमान को स्टेशन पहुंचाने जा रहे थे,
तभी पंजाब नेशनल बैंक से थर्ड जाने वाले मुख्य चौराहे पर मुड़ने के दौरान एक लाल कलर की अल्टो गाड़ी नंबर JH09L 3484 ने उन्हें टक्कर मारी और भाग निकली, जिसमें राजवंश प्रधान की गाड़ी हीरो होंडा नंबर JH09P 5995 क्षतिग्रस्त हो गई तथा गाड़ी चला रहे राजवंश प्रधान को भी चोट आई। बाद में उन्हें लोगों की मदद से BGH पहुंचाया गया। अरे हुआ क्या, हम लोग यहाँ से अभी टर्निंग लिए, तुरंत दाहिने में घूम रहे हैं, 2 आदमी हैं अभी, तो तब पीछे से अल्टो है वो लाल कलर का JH09L, उसका 34 और 84 नंबर है उसका, मारा और मारने के बाद में सीधे वो देखिए भागते चला गया नया मोड़ की तरफ, बाएं घूम गया, भाग गया। कोई रिस्पांस नहीं है, कम से कम देखे भी तो सही कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, इसको हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारे इंश्योरेंस है, फलना है ठेकना है, हमारे पास क्या है भैया? हैं अभी कुछ हो जाता तो हमारे घर में क्या होता अभी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवंश प्रधान है। कहाँ रहते हैं? हम बोकारो F में रहते हैं, बोकारो में 12 F में। क्या करते क्या है? करते क्या है, सहारा और बजाज एलायंस की पॉलिसी करते हैं। बेरमो विधानसभा के बोकारो थर्मल में स्थित DVC का BTPS थर्मल पावर प्लांट इन दिनों कोनार नदी का दुश्मन बना बैठा है। हालांकि नदी में प्लांट का छाई बहाने को बंद करने को लेकर अनेकों आंदोलन हुए। प्रशासन की ओर से प्लांट प्रबंधन पर मामला दर्ज किया गया, मगर BTPS प्रबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख को सीधा नदी में बहाया जा रहा है। प्रदूषण के कारण कोनार नदी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। मार्च से अनशन बैठा था, 16 मार्च को DVC प्रबंधक ने आश्वासन दिया था कि मैं कोनार दामोदर में छाई नहीं बहाऊंगा, लेकिन इन्होंने अनशन छाई बहाना थोड़ा बंद किया। फिर विगत 3 दिनों से प्रत्येक दिन छाई कम से कम 300 टन छाई बहाया जा रहा है। प्रशासन का तो सकारात्मक नजरिया है। पहले दिन में आया था तो लोगों ने वार्ता करने के लिए पहल किया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जब तक कोई समुचित अधिकारी अगर नहीं रहते हैं वार्ता में, तो GP सिंह जैसे आदमी जो है वार्ता कोई वजन नहीं देंगे और हम समझते हैं कि कोई माने समाधान नहीं निकल सके। हम लोग कार्रवाई करते हैं, उस पर अगर अमल नहीं हो रहा है तो ये उनकी दादागिरी है। वो समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये वो भूल जाए कि कानून से ऊपर कोई है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडी निवासी निरंजन राम की पत्नी माया देवी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। वो गर्भवती थी। इस मामले में महिला के घर वालों ने दहेज के 2 लाख मांगने तथा हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। पति व मृतिका की सास गीता देवी पर मामला दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जारंगडी रिवर साइड में संदेहास्पद स्थिति में माया देवी नाम की महिला की मृत्यु हो गई है। परिजनों के बयान पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया है कि इनके ससुराल वालों ने दहेज में 2 लाख रुपया नहीं देने के कारण जानबूझकर इलाज में कोताही करके मार दिया है। फिलहाल अनुसंधान एवं जांच चल रहा है और इनके पति एवं सास को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान बोकारो वासियों को तब राहत मिली, अचानक तेज हवा के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं दूसरी तरफ जितनी देर बारिश हुई शहर की एक्टिविटी थम सी गई। कई लोगों ने बारिश में भीगकर लुत्फ उठाया, वहीं कईयों को छाते का उपयोग करते देखा गया।
वैसे तो प्रायः झारखंड में 15 जून तक मानसून दस्तक देता है, लेकिन बिन मौसम इस बरसात ने यह संकेत दिया है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, कल कारखानों से निकलती जहरीली गैस और धुएं से प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो रही है। अतः हमें अब चेतना होगा। हर व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाना अपना दायित्व समझना पड़ेगा तथा अंधाधुंध जंगलों की कटाई पर अंकुश लगाना होगा। तभी हमारा तथा आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रह पाएगा। श्री राम वाटिका, सच एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान।